सो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो टारगेटेड है मटेरियल की प्रॉपर्टी को लेकर के। मटेरियल की प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपनियों के प्लेसमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन मटेरियल की प्रॉपर्टी को जानना भी चाहते हैं। तो अगर आप इनमें किसी में भी से हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको शॉर्ट तरीके से कम समय में सिंगल लाइन में आपको इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, जिसको आप बता करके अपना इंटरव्यू, अपना एग्जाम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं। तो जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को अलग अलग क्लासिफाई किया गया होता है। सबसे पहला हमारा होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसको नया ऐड किया गया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने तरह के मटेरियल की प्रॉपर्टी को कितने तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो उसमें आप बताएंगे कि उसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक और थर्मल, केमिकल और टेक्नोलॉजिकल, इतने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इन सभी प्रॉपर्टीज में से, ठीक है, इनमें प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, इसमें भी बहुत सारी सब में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन सभी में से जो प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, जो आपके क्वेश्चन में ज्यादा आती है, जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, उनमें जो प्लेसमेंट में ज्यादा पूछी जाती है, उनको हमने यहाँ पर बॉक्स में बना दिया है। तो इन प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, एक एक सिंगल लाइन में समझेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इलास्टिसिटी क्या है, तो आप एक सिंगल लाइन में बता पाए और इफेक्टिव तरीके से बता पाए कि उसको लगे कि हाँ, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉपर्टी के बारे में पता है, आप अपने एग्जाम में लिख पाए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि प्लास्टिसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मियाबिलिटी क्या है और आपका हार्डनेस क्या है, तो आप उसमें बता पाए। ठीक है, तो एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। किसी भी मटेरियल का वह गुण जिस पर फोर्स लगाने पर जब हम फोर्स हटाते हैं तो वह वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये पेन होती है, तो आप एग्जांपल से भी उनको समझा सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो देखिए यहाँ पर हम इसके इसके जो हमारी कैप है उसको हम खींचने जा रहे हैं, तो देखिए इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करके हम अब फोर्स हटाने जा रहे हैं। तो जैसे हम फोर्स हटाते हैं ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि ये इलास्टिसिटी का गुण इस मटेरियल के अंदर है, तभी ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर बात आती है, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है। तो सबसे इलास्टिक मटेरियल जो होता है स्टील होता है। और यहाँ पर बच्चों में कंफ्यूजन आता है स्टील और रबर को लेकर के, तो वो भी हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि स्टील है और ये मान लीजिए कि रबर है। ठीक है, तो स्टील को जैसे हम खींचते हैं, ठीक है, इस पे हमने फोर्स लगाया, इसको खींचा और खींचने के बाद जैसे इस पे छोड़ते हैं तो बहुत ही तेजी से ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, लेकिन रबर में क्या है, रबर को अगर आप खींचेंगे तो खींचने को तो बहुत खींच जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो इनिशियल पोजीशन पर तो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पर जो जितनी जल्दी से अपने इनिशियल पोजीशन को पाता है, कैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यादा इलास्टिसिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने इनिशियल पोजीशन पर पहुंच ही रहा है या फिर ज्यादा तन रहा है तो ज्यादा इलास्टिक है। अपने इनिशियल पोजीशन पर जो जितना जल्दी से पहुंचता है उसको हम लोग उतना ज्यादा इलास्टिक मानते हैं। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को बताएंगे रबर और स्टील को लेकर के। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी हुआ। इलास्टिसिटी में आपको इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको आप याद रखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है कमेंट में करके बता कर जाइएगा। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल की दूसरी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी के बारे में। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब हम किसी भी मटेरियल पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं और वो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं आ पाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ गया है, या फिर उसको हम लोग उसका प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि वही एग्जांपल हम फिर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इसको वापस छोड़ा था तो ये चला जा रहा था, तो ये इलास्टिक पॉइंट हुआ, इलास्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम इसको इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स को अप्लाई कर देंगे और ये देखिए अब हमने इसको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाएगा चाह करके भी, तो ये इसमें प्लास्टिसिटी का गुण है, इसको हम लोग इसके प्लास्टिसिटी का
गुण कहते हैं। इसके बाद बात आती है डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसको हम एक तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि वह मटेरियल डक्टाइल मटेरियल है। जैसे कि सबसे ज्यादा डक्टिलिटी सोने की होती है, सोने को बहुत पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है। कॉपर का वायर आपने देखा है तो कॉपर में भी क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। एल्युमिनियम का तार आपने देखा होगा तो एल्युमिनियम में भी क्या होती है, डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। जितने भी लगभग आपके जो मेटल्स होते हैं उसमें डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है मेलेबिलिटी की, तो मेलेबिलिटी किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें हम लोग उसको एक शीट के फॉर्म में, चादर के फॉर्म में बदल सके, उसको हम कहते हैं वह मेलेबल है। जैसे कि हमारा पास एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम के आपने बहुत सारी शीटें देखी होंगी जिसका बक्सा वगैरह बनता है, तो वो कैसे बनता है, पतले शीट के फॉर्म में उसको बदल दिया जाता है। टीन होता है, तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, मेलेबल मटेरियल्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी भी सोने में पाई जाती है और सबसे ज्यादा मेलेबल मटेरियल जो होता है वो भी गोल्ड ही होता है, सोना ही होता है। इसके बाद बात करते हैं हार्डनेस की, तो हार्डनेस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसको छेदने, खुरचने और घिसने का विरोध करता है, यानी कि उसकी सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड होती है। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप साबुन ले लीजिए और एक लोहे का छोटा टुकड़ा ले लीजिए और एक कील ले लीजिए, उस कील को पहले साबुन में धसाइए, तो साबुन में जैसे आप उसमें धसाएंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर वो उसमें घुस जा रहा है, उसमें दरार यानी कि छेद वगैरह उसमें बन जा रहा है। लेकिन वही काम आप लोहे पर कीजिए, तो जब आप लोहे पे करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना फोर्स आप लगा करके साबुन को छेद कर पा रहे थे, उतना फोर्स लगाने पर लोहे का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा हार्ड होगा, तो जिसको हम लोग छेद नहीं सकते हैं, खुरच नहीं सकते हैं आसानी से, वो मटेरियल ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखिएगा, सतह की प्रॉपर्टी होती है। तो उसकी सतह जितना ज्यादा हार्ड होगी, ना उसमें छेदा जा सकता है, ना उसको खुरचा जा सकता है। तो जब यह प्रॉपर्टी आपको दिखेगी तो आप बताएंगे कि ना उसको छेदा जा सकता है, ना उसको खुरचा जा सकता है, ना उस इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो बिना डायमेंशन चेंज हुए वह टूट जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। जैसे कि कोयला होता है, जैसे कि कोयला आपके घरों में आता होगा या फिर आपने कहीं देखा होगा, तो कोयलों को अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे, हम उसको दबा करके उसको चपटा कर दे तो चपटा नहीं होगा, यानी कि उसके डायमेंशन कभी भी चेंज नहीं होगी, वो टूट जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल से समझाएं, आप एक मिट्टी ले लीजिए, गीली मिट्टी ले लीजिए और एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा ले लीजिए, मिट्टी को आप अपने हाथ से दबाएंगे तो देखेंगे कि जिस तरीके से हम फोर्स लगा रहे हैं उसका शेप उसी तरीके से हो जा रहा है। लेकिन आप ईंट को उस लेकर के आप उस पे फोर्स लगाइए, हथौड़ी से फोर्स लगाइए, किसी भी चीज से फोर्स लगाइए, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसको आप चपटा नहीं कर सकते। जैसे कि लोहे को पीट पीट कर चपटा किया जा सकता है, लेकिन ईंट को पीट पीट करके चपटा नहीं किया जा सकता। उसका डायमेंशन कभी नहीं चेंज होगा, वो टूट जाएगा, टूटने के बाद डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन तुरंत जब आप फोर्स लगा रहे होंगे उसके वजह से उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती फोर्स लगाने पर, वो टूट जाते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। पत्थर, शीशा, डायमंड, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टिफनेस की, तो स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो उसके इलास्टिक डिफॉर्मेशन का विरोध करती है। जैसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे कि आपके घरों में एक चम्मच होगा जिसको हम लोग कभी-कभी चमचा भी कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हमने पढ़ा था इलास्टिक के बारे में, मतलब इलास्टिसिटी के बारे में, उसमें हमने देखा था कि इसको हम खींचते हैं तो ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, ये तो इलास्टिसिटी होती है। लेकिन जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये इसको डिफॉर्म ही नहीं होने दे, डिफॉर्म ही नहीं होने दे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इधर तक जाएगा, उसके बाद छोड़ेंगे तो वापस आएगा, ये तो आपका इलास्टिसिटी हुआ। लेकिन ये इधर जाने ही ना दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि चम्मच है और इसको हम इधर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए, ठीक है, ये इधर बहुत ज्यादा जाने ही नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है और ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है किस मटेरियल में लगाई जाती है,
जो हमारे मेजरिंग मटेरियल्स जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो मटेरियल होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए हमारे पास में ये एक गोला बनाने के लिए है, तो यहाँ पर अगर हम इसको डिफ़ॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे किधर से भी, तो ये बहुत जल्दी आसानी से मुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये आसानी से मुड़ जाएगा, तो इ इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ये एकदम स्ट्रेट नहीं रह जाएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है, वो कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? वो इस्तेमाल की जाती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, या फिर बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं लाना है, उसमें क्या बढ़ानी पड़ती है? स्टिफनेस बढ़ानी पड़ती है, ठीक है? और यहीं पर हम आपको एक चीज और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि इन मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्यों पढ़ते हैं, ये चीज भी आप जान लीजिए। मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ पाए कि कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कहां पर करके कौन सी चीज बना सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये स्टिफनेस हमारी ये प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ लिया। अब हमको मालूम है कि स्टिफनेस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल के अंदर डिफॉर्मेशन का विरोध करती है, ठीक है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होने देना चाहती है। तो हम क्या करेंगे, हमको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है जो कि टेढ़ा ना हो, तो हम उसमें कैसी प्रॉपर्टी लाने की कोशिश करेंगे? स्टिफनेस। अगर हमको चाहिए कि उसमें लचकपन रहे, उसको तार बनाया जा सके, तो हम उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे? डक्टिलिटी लाएंगे। तो प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने यूजेस के हिसाब से मटेरियल का इस्तेमाल कर सके, ठीक है? इसको आप ध्यान रखिए। जैसा कि हम आपको स्टिफनेस का एक और एग्जांपल बताएं, आप टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर दोनों पे बैठे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो टू व्हीलर्स होता है उसमें उसमें स्प्रिंग लगी होती है। जब आप बैठते हैं, कहीं पर गड्ढा या फिर ब्रेकर आता है, तो वो थोड़ा सा दबता है, तो वहां पर आप देखते हैं कि वो बहुत बहुत दबने का विरोध करता है। कहने का मतलब है कि दबना वो नहीं चाहता है, यानी कि बहुत स्टिफ होता है। अगर आप फोर व्हीलर में देखेंगे तो उसके नीचे अगर आप झांक के देखेंगे तो लीफ लगी होती है, उनको हम लोग लीफ बोलते हैं, ठीक है? लीफ स्प्रिंग उसका नाम होता है। तो वो भी बहुत स्टिफ होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वजन उस पर रखा जाए, तब पर भी वो डिफॉर्म ना हो, डिफॉर्मेशन का विरोध करती है, ठीक है? तो इसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके इस तरीके से मटेरियल बनाते हैं कि जो हमारे यूज में हो सके हैं। तो आई होप आप स्टिफनेस को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद बात आती है स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि बिना फेल हुए किसी भी मटेरियल की अधिकतम स्ट्रेस सहने की क्षमता को उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल पे जब हम कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो कब तक नहीं टूटता है, ठीक है? जितना वो फोर्स को सह सकता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं। यही डिफिनेशन आप वहां पर बताएंगे। और किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम यूटीएम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टफनेस की। तो टफनेस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है कि वो उसके फेल होने से पहले तक जितना एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसको हम उसकी टफनेस कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं, ठीक है? तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्या होता है, जैसे कि हम गोली मारते हैं, ठीक है? गोली चली और जा करके शीशे में टकराती है, तो उस गोली की जितनी एनर्जी होती है, उसके पास वेलोसिटी होती है, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी होती है, वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सोख लेता है अपने में, उसको उसका जो शॉक होता है उसको झेल जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है? तो उसी को हम टफनेस कहते हैं कि मटेरियल फेल ना हो और जो भी उस पे एनर्जी आकर के टकरा रही है, उसको सह सके, उसको हम क्या कहते हैं? टफनेस कहते हैं। सबसे ज्यादा जो टफ मटेरियल होता है, वो आपका होता है माइल्ड स्टील और ब्रास। ब्रास आप जानते हैं पीतल को कहते हैं, और सभी लोग इस वीडियो के कमेंट में पीतल का कंपोजिशन बताकर जाएंगे कि पीतल कौन कौन सी चीज से मिलकर के बना होता है और उसका क्या परसेंटेज होता है, ठीक है? ये भी आपसे इंटरव्यू के एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि जो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व बनाते हैं, उसका अगर आप एरिया निकालते हैं, ठीक है? स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बनता है, उसके आप एरिया को निकाल लीजिए। जितना उसका एरिया आता है, वो टफनेस ही होती है किसी भी मटेरियल की, ठीक है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व जो होता है, अंडर कवर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड टफनेस, ठीक है? वो किसी भी मटेरियल का टफनेस ही होता है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं मटेरियल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्रीप के बारे में। तो क्रीप देखिए क्या होता है, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जब हम उस पे बहुत ही ज्यादा समय तक, बहुत ही लंबे समय तक किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करके रखते हैं, तो उसके कारण उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्रीप कहते हैं। जैसे कि हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। ये एग्जांपल आप कहीं पर भी लिखिएगा मत, आप समझने के लिए इसको समझिए। कि जैसे आपने कभी भी अपने बूढ़ी अम्मा का कान देखा होगा, या फिर किसी भी का जो थोड़ा बूढ़ा होगा उसका कान अगर आपने देखा होगा,
तो जो उसमें टब वगैरह पहनते हैं, उसके वजह से उनका कान का जो होल होता है, जो स्टार्टिंग में एकदम जब वो यंग रही होंगी, तो जो स्टार्टिंग में एकदम छोटा-सा होल रहा होगा, वो बहुत लंबा-सा हो जाता है, ठीक है? या फिर जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अपने कान में कुछ पहन के रखता है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है, जैसे वो निकालते हैं, फिर वो छोटा होता है। तो कहने का मतलब है कि लंबे समय तक उसपे एक फ़ोर्स अप्लाई रहता है उस होल पे, जिसके वजह से उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, जगह बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे कि कोई पाइप होती है और उसमें थोड़ा-सा दरार आई, लेकिन वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा टूट जाती है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्रीप कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर लंबे समय तक फ़ोर्स अप्लाई करके रखेंगे और उसमें डिफ़ॉर्मेशन आती है, फेलियर भी आ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं फटीग की। फटीग क्या होता है? फटीग किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है, जब हम उसपे अलग-अलग तरीके के फ़ोर्स यानी कि चेंजिंग फ़ोर्स अप्लाई होता है और उसके वजह से वो अचानक कभी भी टूट सकता है, या कभी भी टूट जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग फटीग कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका पुल होता है, ठीक है? जैसे पुल है, अब पुल पे गाड़ियाँ आती-जाती रहती है, तो कभी ज़्यादा गाड़ी आई, कभी कम गाड़ी आई, कभी बंद हो गई, कभी कुछ रात को एकदम बंद हो गया, दिन में बहुत ज़्यादा गाड़ी आई, तो अलग-अलग तरीके का उसपे फ़ोर्स अप्लाई होता रहता है और एकाएक किसी दिन वो टूट जाता है, तो उसको हम लोग फटीग कहते हैं, ठीक है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें अलग-अलग चेंजिंग फ़ोर्स लगता है और जिसके वजह से वो फेल कर जाता है, उसको हम लोग फटीग कहते हैं। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब्सक्राइब की, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को देख करके करना है, क्योंकि यह चैनल आपके लिए इन तरीके की वीडियोस को बनाता रहता है प्लेसमेंट और सेमेस्टर से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसके बाद बात करते हैं रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है, उसको हम लोग रजिस्टिविटी कहते हैं। उसके बाद उसी तरीके से कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमारी करंट होती है उसके फ्लो को होने देता है, ठीक है, अच्छे तरीके से होने देता है, उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे का विरोध करती है। ऐसा मटेरियल जो करंट के फ्लो का विरोध करता है वो रजिस्टिविटी कहलाती है। ऐसा मटेरियल जो करंट के फ्लो को होने देता है उसको हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो आपको एग्जाम में पूछी ही जाती है। एक है हीट कैपेसिटी और एक है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी क्या होती है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हीट कैपेसिटी क्या होती है, जब हम किसी भी मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये रिमोट है और इस रिमोट का टेम्परेचर इतने समय पे मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है और इसको हम हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं, और हीट दे करके इसके टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं। तो हमने कैसे बढ़ाया? हीट दे करके बढ़ाया। तो जितना हम हीट देते हैं किसी भी मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। क्या होती है हीट कैपेसिटी? जब हम किसी भी मटेरियल के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देते हैं, उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन लेकिन उसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? जब हम किसी भी मटेरियल के 1 केजी को, यहाँ पर हमने एक मटेरियल लिया, यहाँ पर हमने नहीं देखा कि 1 केजी था, कितना था, हमने बस इसका 1 डिग्री बढ़ाया, उसको हम कहेंगे, इसका क्या कहेंगे? इसका हीट कैपेसिटी कहेंगे। लेकिन हम ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को 1 केजी लाइए और 1 केजी प्लास्टिक का जब आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। हीट कैपेसिटी में ये है कि उसमें 1 केजी, 4 केजी, 10 केजी नहीं देखा जाता है, जितना भी है उसका 1 डिग्री बढ़ना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट लगती है उसको हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं उस पार्ट का, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होता है कि उस मटेरियल का 1 केजी होना चाहिए, 1 केजी से न कम न ज्यादा होना चाहिए। तो 1 केजी किसी भी मटेरियल की का ले लीजिए और उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए, और जितना हीट उसमें लगेगी उसको हम उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं। आपसे पूछा जाता है वाटर का स्पेसिफिक हीट बताइए, इसका बताइए, उसका बताइए, तो आप सभी लोग जितने भी जानते होंगे, क्योंकि वाटर का बहुत आसान होता है, तो हम आपको इसका बताएंगे नहीं। सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि वाटर की स्पेसिफिक हीट
क्या होती है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि आती है टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। एक आती है कास्टेबिलिटी, एक आती है मशीनेबिलिटी जो आपसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो कास्टेबिलिटी क्या होती है? जब हम किसी भी मटेरियल को किसी भी शेप में ढाल सके, पिघला करके दूसरे शेप में उसको ढाल सके, तो उसको हम कहते हैं कास्टेबिलिटी। कास्टेबिलिटी जो होती है कई चीजों पर डिपेंड करती है। कास्टेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है कि कोई भी मटेरियल जब हम उसको पिघला करके दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं तो कितना जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सॉलिडिफिकेशन उसकी प्रॉपर्टी को बताता है। अगर अच्छे से जल्दी से सॉलिड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि अच्छा कास्टर है, ठीक है, मतलब कि उसकी कास्टेबिलिटी अच्छी है। उसके श्रिंकेज जो होती है यानी कि जो सिकुड़ना होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि उसकी कास्टेबिलिटी अच्छी है। और तीसरा होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी एक तरीके का नुकसान है किसी भी कास्ट के अंदर, किसी भी कास्टिंग के अंदर। तो पोरोसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो कास्टेबिलिटी उसकी अच्छी है। तो तीन चीजें होनी चाहिए, एक है उसका सॉलिडिफिकेशन, एक है श्रिंकेज और एक है पोरोसिटी। तो इन चीजों पर डिपेंड करती है कास्टेबिलिटी। इसके बाद बात आती है मशीनेबिलिटी। तो मशीनेबिलिटी किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग उस पे किसी भी मशीनिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि उसको छीलना, काटना। जैसे कि लेथ मशीन को उसको हम छीलते हैं, काटते हैं, आरी से काटते हैं, बहुत सारे उस मशीनिंग के काम करते हैं। तो उस वो सारे काम अच्छे तरीके से होने चाहिए, उसको हम कहते हैं मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी भी कई चीजों पर डिपेंड करती है। मशीनेबिलिटी सबसे पहले डिपेंड करती है कि जिस मशीन से हम उसको काट रहे हैं या फिर छील रहे हैं तो उसका फोर्स कितना लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। अगर ज्यादा फोर्स लेगी किसी भी चीज को काटने में तो उसकी मशीनेबिलिटी मतलब खराब है। उसकी सरफेस फिनिश कितनी आ रही है ये दूसरी बात है। उसके सरफेस फिनिश कितनी आ रही है यानी कि उसको हम जब छील दे रहे हैं उसके सरफेस को फिनिश कर देना तो कितना चिकना हो जा रहा है, ठीक है, कितना फिनिश हो जा रहा है, उसको मशीनेबिलिटी को बताता है। अगर जितना ज्यादा फिनिश होगा कहेंगे कि उसकी मशीनेबिलिटी उतनी अच्छी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जिस पे मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है वो है टूल की लाइफ। यानी कि जब हम उस मटेरियल को काट रहे होते हैं तो किसी ना किसी टूल से काटेंगे तो कितना समय तक हमारा टूल चल जाता है, उसको हम कहते हैं कि ज्यादा समय तक अगर टूल चलेगा यानी कि उसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि एकदम बहुत हार्ड मटेरियल को ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। हार्ड मटेरियल को ले लिया, जैसे उसमें लगा रहे हैं हमारा टूल टूट जा रहा है, उसको हम छील रहे हैं, सरफेस फिनिश नहीं आ रहा है, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसकी मशीनेबिलिटी खराब है। जैसे एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से चिकना भी हो जाता है, उसको काटने में ज्यादा टूल भी खर्चा नहीं होता, तो बहुत सारी चीजें उसमें बचती हैं, तो उसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी और कास्टेबिलिटी को आप ध्यान रखिएगा, नई प्रॉपर्टीज है, ये भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, हमने आपको सिंगल सिंगल लाइन में इन सब की डिफिनेशन बताई। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।